आज के इस खास सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सेंसस 2027 से संबंधित अति महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें पूर्व में जनगणना जो प्रारंभ की गई है उससे संबंधित बातों को चर्चा किया जाएगा। किस तरह से प्रारंभ हुई और भविष्य में इसकी क्या राह हो सकती है। वर्तमान समय में जो 2027 में जो जनगणना होने वाली है उससे संबंधित माननीय गृह मंत्री के द्वारा एक मस्कट जारी किया गया है और वह आगामी समय में किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, हमारे राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सकता है, किस तरह से 2047 की विकसित भारत मिशन पे वो विज़न तैयार किया जा रहा है, यह हमारे लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए तो बिना समय गंवाते हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमें ये समझना होगा कि जनगणना जो शब्द है वह सेंसस जो है वह अंग्रेजी शब्द है। जनगणना यानी कि क्या बोला जा रहा है, जनगणना यदि हम इसको दो भागों में विभाजित करेंगे तो जन मतलब होता है लोग, यानी कि लोग जहाँ पे रहते हैं, और गणना वहाँ पे क्या होती है, जो गिनती की जाती है उसको जनगणना कहते हैं। यानी कि जब कोई एक देश की गिनती करना है, देश की जनसंख्या को हमको काउंटिंग करना है, और उसके साथ साथ जब हम उनकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति का जो जानकारी हम उपलब्ध करते हैं, और वह दोनों मिलाकर कुल मिलाकर के हमारे पास जो है वह सेंसस का एक डेटाबेस तैयार होता है, जो हमको आगामी 10 वर्षों तक का एक कह सकते हैं राजनीतिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से और सामाजिक रूप से, सोशल रूप से भी क्या होता है उसको समझने में हमारी मदद मिलती है। तो इस तरह से हम समझ पाते हैं कि सर्वप्रथम जो है 1872 ईस्वी में जो है भारत में पहली जनगणना संपन्न हुई थी। इसके शासनकाल में लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है वह 1872 में भारत में पहली जनगणना संपन्न हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि 1881 में भी जो है वह जनगणना हुआ, लेकिन जो है वो हम कह सकते हैं देश में नियमित, यानी कि भारत में हम कह सकते हैं नियमित रूप से, भले ही हम उस समय औपनिवेशिक शासन काल के दरमियान में थे, परंतु 1881 में जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, हमारे लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हमने क्या किया, एक नियमित जनगणना जो है वह प्रारंभ किया। इसके बाद हमारे पास और एक सवाल इम्पोर्टेंट आता है कि वह है 1951 ईस्वी में, क्योंकि इसके पूर्व 1947 में जब हम भारत आज़ाद हुए तो वह दो भागों में विभाजित हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो 1951 में जो है वह भारत में पहली जो है वह जनगणना हुई, वह स्वतंत्र भारत में कर सकते हैं। यानी कि जब हम स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र होने के बाद जो है वह पहली दफ़ा 1951 ईस्वी में भारत की जो है वह पहली जनगणना हुई स्वतंत्र भारत में। इसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि जनगणना का जो अवधि इसके बाद से जो है वह 10 वर्षों का होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि आज के समय में जो 2027 का जो हम लोग देख रहे हैं कि 2027 में जनगणना होने जा रही है, इसके पूर्व कब हुई थी, तो इसके पूर्व जो है वह 2011 में जो है वह जनगणना हुआ था। लेकिन इस दरमियान में जो है वह 2021 में जनगणना होना चाहिए था, लेकिन जो है वह कोविड के कारण जो है हमने क्या किया, कोविड जैसे महामारी हमारे देश में कि कम किम जो है वो संपूर्ण विश्व में भी जो है वो इसके पैंडेमिक देखने को मिला। तो इसी कारण से भारत जो है वो 2021 में अपने आप को जनगणना यानी कि जनसंख्या को काउंटिंग नहीं कर पाया। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि 2027 में जो जनगणना किया जा रहा है वह कहीं ना कहीं विजन 2047 को देख करके ही किया जा रहा है। तो ये निश्चित तौर से हम यह कह सकते हैं कि हमारे गृह मंत्री जो इसमें रोड मैप तैयार किए हैं, ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं, वो 2047 की जनगणना या 2047 की जो रोड मैप तैयार किया जाएगा, 2047 का विकसित भारत जो है वो उस पे मिशन पे चर्चा चल रहा है। तो हम विकसित भारत किस तरह से बन सकते हैं उस पर जो है वो 2027 में ही जो है वो रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो हम ये थोड़ा सा जान लेंगे कि 2027 में जो विकसित भारत का जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है 2047 का, तो इसमें जो है वह शुभंकर जो है वह माननीय गृह मंत्री के द्वारा जो मुस्कुट तैयार किया गया है, वह जो है वो तैयार किया गया है, वह है प्रगति और विकास।
इसको कह सकते हैं प्रगति महिला और पुरुष विकास पुरुष, इसको जो है वह मस्कट तैयार किया गया है। और इसका अनावरण जो है वह कौन किए हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री ने किया है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये 2027 की जनगणना में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है, वह है 2027 का जो है वह जनगणना भारत की भविष्य की योजनाओं को, फ्यूचर प्लानिंग को आधारशिला रखने की एक कड़ी जो है व्यवस्था डेवलप की जा रही है। 2027 में जो जनगणना किया जा रहा है वह डिजिटल वे पे किया जा रहा है। यानी कि डिजिटल, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो भी आंकड़ा संग्रहित होंगी वे डाटा पे होगी, नो पेपर और नो पेन, यानी कि पेपरलेस काम होगा और वो हर डिजिटल वे पे हम अग्रसरित हो रहे हैं। और जो जितने भी डाटा जो एकत्रित होंगे वो एप्लीकेशन में संग्रहित होंगे और खुद ब खुद जो है लोगों को ही भरना पड़ेगा। इस तरह से 1931 के बाद ये पहली जनगणना है। यानी कि 1931 में जो जनगणना हुई थी, यानी कि 1931 के बाद वैसी पहली जनगणना होगी जहां पे जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। यानी कि जातिगत जनगणना की बात की जाएगी। यानी कि ये एक व्यापक स्तर पर जो है जातिगत जनगणना को भी इंगित करने की प्रयास किया गया है। इसमें और जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बोला जा रहा है वह है 1990 के अंतर्गत जो नियम जो है वह 1948 का जो नियम बना था, उस जनगणना अधिनियम के अनुरूप जो है वह जनगणना से संबंधित माना जाता है। यानी कि 1948 में एक अधिनियम बनाया गया था जो 1990 के अंतर्गत नियम बना था और 1948 की जनगणना अधिनियम के अनुसार जनगणना संबंधित होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पिछली जो जनगणना हुई थी वो 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद होना चाहिए था कब, 2021 में, लेकिन कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया। और इस 2011 से लेकर के जो 2026 तक अब तक जो है वह डाटा जो हमारे पास मिसिंग दिख रही है उसको फुलफिल करने की कोशिश किया जा रहा है। यानी कि यह सेंसस जो है वह बड़े डाटा जो है वह गैप को भरने का कोशिश करेगा और भारत की संपूर्ण भविष्य की योजनाओं का जो है वह आधारशिला तैयार करने का प्रयास करेगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हमको नजर ये आ रहा है, आपको समझना भी ये चाहिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो हम देखते हैं, क्योंकि हम औपनिवेशिक काल में थे और ब्रिटिश काल में जो उन्होंने जिस तरह से नियम नीति बनाया, देश के आंकड़ों को उन्होंने संग्रहित किया, वह किस तरह से आंकड़ा का इस्तेमाल करते हैं, वह किस प्रकार का किस लिए उपयोग होता था, टैक्स वसूली के लिए, कि आपके इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कितने लोग विद्यमान हैं, कितने लोग मौजूद हैं, वह उनको जो है किस तरह से कंट्रोल करा जाएगा। इसके साथ साथ प्रशासनिक नियंत्रण संपूर्ण भारतवर्ष में कह सकते हैं। उसके अलावा उस समय जो है वह प्रांत होते थे, ठीक है, सूबे होते थे, ठीक है, इसी तरह से राज्य होते थे। तो ये जो है वह उनकी प्रशासनिक नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित होगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने आप में उन्होंने एक सेंसस यानी कि जनगणना का वह आधारशिला रखा। स्वतंत्र भारत की इसमें अब क्या घटना घटा कि अब जो जितने भी घटनाएं घटित हो रही है वो विकास योजनाओं पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। साथ में जो भी लोग विद्यमान है यहाँ पे मौजूद है उनको बेहतर शिक्षा किस प्रकार से उपलब्ध कराया जा सकता है, स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से उपलब्ध कराई जा सकती है, और जितने भी लोग हैं हमारे पास वो उनको रोजगार से किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। ये हमारा जो है वह स्वतंत्र भारत का जो है वह एक मिशन होना स्टार्ट हुआ। अब हमारे पास जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो है वह है पैराडिग्म शिफ्ट यानी कि डिजिटल सेंसस। 2027 का हम अभी भी चर्चा कर रहे थे कि 2027 जो है वह सेंसस जो है वह क्या बोला जा रहा है, वह डिजिटल साक्षरता कह सकते हैं, डिजिटल सेंसस के रूप में उसको अग्रसारित करने की कोशिश कर रहा है। इसमें जो विशेषता है वह क्या है, पहला विशेषता है कि आधारित जो है वह मोबाइल एप्स डाटा आधारित जो है वह संग्रहित करना, उसको कलेक्ट करना, यानी कि मोबाइल डाटा के द्वारा जो है वह जो संग्रहित जो डाटा आपके पास मौजूद हो रहे हैं उसको संरक्षित करना। दूसरा है कि सेल्फ इनोमिनेशन यानी कि नागरिकों द्वारा खुद डाटा भरना, यानी कि हम कोई भी यदि फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो हम खुद ब खुद भरते हैं। यदि खुद ब खुद भरते हैं तो क्या होता है, उससे संबंधित हमारे पास जानकारी भी उपलब्ध होता है और वह किस तरह से वह जुड़ा हुआ है वो अभी हम लोग समझ पाते हैं। यानी कि नागरिकों द्वारा जो है वह डाटा जो है वह खुद भरना है। और तीसरा जो है वह क्या है, पेपरलेस सिस्टम।
आगे भी हम चर्चा की, अभी भी हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है वो हम पेन पेपर की सिस्टम जो है वो खत्म हो गई है, पेपरलेस सिस्टम पे बात चलेगा। इस प्रकार का मोबाइल में फ़ोन हम लोगों के पास रहेगा, हमारे पास जो है अलग-अलग प्रकार के आंकड़े हमको बोलने जाएँगे, उसमें हम क्लिक करते चलेंगे और हम सबमिट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास ऐप में संग्रहित हो जाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस 2027 का मैंडेट जो है वो क्या बोला गया है, वह डिजिटल सेंसस को आसान बनाना। कि इसके बाद जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग देशों में जो है वो जो भी जनगणनाएं होती है वह कहीं ना कहीं क्या होता है, वह पेपरलेस काम होता है और वह सारे डाटा जो है वह एक जगह संग्रहित हो जाते हैं। दूसरा जो है वह लोगों में अवेयरनेस या जागरूकता फैलाना कि आप जो सेंसस किया जा रहा है यानी कि जातिगत जनगणना 1931 के बाद यदि हो रहा है तो उसका क्या आधारशिला रखा जा सकता है, उसके क्या फायदे हो सकते हैं, वो हम समझ पाएंगे। उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों पर डिजिटल पहुंच पहुंच जो है वो पहुंचाना यानी कि सुनिश्चित करना। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यह कोशिश किया जाएगा कि एक डिजिटल इंडिया यानी कि एक विकसित भारत तब बन सकता है कि जब ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो सकता है, एक डिजिटल साक्षरता का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है, लोग जो है वह उससे लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अभी चर्चा करेंगे कि उसकी पॉलिटिकल जो है मैकेनिज्म के रूप में वह किस प्रकार से आने वाला दिन में इसकी उपयोग हो सकती है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। मान करके चलिए ये एक जनगणना 2027 कराया जाता है। 2027 की जनगणना का बाद जो है वह सेंसस की डाटा जो एक जगह स्टोर हो जाती है। अब उसको किस प्रकार से राजनीतिक हथकंडे के रूप में उपयोग किया जा सकता है उसको भी समझिए। पहला बात है कि डिलिमिटेशन यानी कि सीटों का निर्धारण। वर्तमान समय में यदि हम कोई राज्य में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, हम गुजरात में रह रहे हैं या पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं या उड़ीसा में रह रहे हैं या झारखंड में रह रहे हैं, तो सेंसस की जो डाटा है उस डाटा के अनुरूप जो है वो लोकसभा और विधानसभा की जो है वो सीटों का निर्धारण किया जाता है, यानी कि उसका निर्धारण होता है। जैसे मान करके चलिए अभी पश्चिम बंगाल में जो है वो चुनाव आने जा रहा है, तो वहां पे जो आंकड़ा होगा उस आंकड़ा के अनुसार जो है वो क्या किया जाएगा, लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या का निर्धारण होगा। यानी कि संबंधित संस्थाएं चर्चा की जाएगी, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया वो तैयार किया जाएगा और वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है वह मान करके चलिए झारखंड में 81 सीट है विधानसभा सीट, तो विधानसभा सीटों की 81 यदि होती है और दिन ब दिन यदि डेमोग्राफी की बात की जाती है, यदि वह डेमोग्राफी सही तौर पे सेंसस में आंकड़ा में आ जाता है तो यह निश्चित तौर से यह कहा जा सकता है कि आगामी समय में वह क्या होगा कि एक विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ोतरी हो सकती है। अब हम चर्चा करते हैं कि आरक्षण में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, यानी कि एसटी एससी यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो सटीक संख्या तय करना होगा और आरक्षण नीति में उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जो है वो वोट बैंक जो है पॉलिटिक्स के रूप में भी इस सेंसस के डाटा का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से राजनीतिक पार्टियों द्वारा जनसांख्यिकीय डाटा का आधार पर चुनावी रणनीति का भी निर्माण करा जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वोट बैंक है यानी कि वोट बैंक यानी कि आपका डाटा है और उस डाटा के अनुसार जो है वह राजनीतिक पार्टियां जो है जनसांख्यिकी स्टैटिक्स डाटा जो है वह उसके आधार पर चुनावी रणनीति का जो है वह उपयोग कर सकते हैं। अब हमारे पास एक टर्म आया है, वह है आर्थिक महत्व किस प्रकार से है। यदि हमारे पास यदि जनगणना किया जा रहा है यानी कि जनगणना यदि हो रहा है तो उसका आर्थिक महत्व क्या है, यानी कि जितनी संख्या में जो है वो लोग रहेंगे उन लोगों की संख्या के अनुसार जो है वह नीति आयोग जो है आर्थिक योजना का मुख्य आधार तैयार करेगा। यानी कि जितने लोग रहेंगे, जितने लोग उपस्थित रहेंगे, जितने लोग मौजूद रहेंगे डाटा में, उन डाटा के अनुसार क्या किया जाएगा, नीति आयोग जो है वो योजना का तैयार करेगा। इससे क्या होगा, गरीबी का आकलन तैयार किया जा सकता है। प्रॉपर्टी मैपिंग जो है किस प्रकार से गरीबी को दूर किया जा सकता है, किस प्रकार से रोजगार से लोगों को जोड़ा जा सकता है। बेरोजगारी डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट जो डेली जो है हर साल जो आप देख पा रहे हैं, हर एक साल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है वह ग्रेजुएट जो है वो क्या हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं, वह उनका डाटा हमको प्राप्त होंगे। साथ ही जो है वो उद्योग स्थापना हो सकती है और उद्योग स्थापना होगी तो हम क्या करेंगे, उससे हमको किस प्रकार से आय का उपार्जन हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भविष्य की उपयोगिता 2027 की जो सेंसस किस प्रकार से उपयोगिता हमको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बेहतरीन और आधुनिक शहर योजना के बारे में,
एजुकेशन और प्लानिंग के बारे में, भविष्य की स्कूल किस प्रकार से होना चाहिए, सटीक डाटा पर आधारित होना चाहिए, और एआई बेस्ड जो है वो सिस्टम पर जो है डाटा संग्रहित करने की चर्चा किया जा रहा है। एआई बेस्ड गवर्नेंस के बारे में चर्चा हो रहा है, यानी कि डाटा ड्राइविंग यानी डाटा आधारित नीतियों के बारे में चर्चा हो रहा है। उसके अलावा हेल्थ केयर डेवलपमेंट में जो है हमको चर्चा करना चाहिए कि किस तरह से इसकी उपयोगिता है। अब हम पर चर्चा करेंगे कि आगामी समय में इसकी क्या चुनौतियां हैं। पहला चुनौती है कि डाटा प्राइवेसी का, यानी कि इतनी करोड़ों, यानी कि आज के समय में यदि 141 करोड़ एक जो है वो हमारी जनसंख्या है, तो किस तरह से जो है वह यदि आगामी समय में वो बढ़ जाती है, निश्चित तौर से बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो डाटा का जो है प्राइवेसी का मामला इसमें आ सकता है। दूसरा जो मामला आ सकता है फेक डाटा, यानी कि सेल्फ इन्फॉर्मेंट जो है कि वह गलत जानकारी दर्ज होने से वह जोखिम हो सकती है। मान करके चलिए आपका आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड से यदि कोई गलत इस्तेमाल करेगा तो आपकी जो है वह बैंक की तिजोरी खाली हो सकती है। इस तरह से डिजिटल डिवाइड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल पहुंच जो है वह जो गैप है, उस गैप को जो है वह उसको फुलफिल करने की आवश्यकता है। जो चौथा और इम्पोर्टेंट है वह पॉलिटिकल डिस्प्यूट, डेटा से संबंधित यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वह गलत इस्तेमाल करेगा तो इससे संबंधित भी जो है राज्यों में जो है वह डिस्प्यूट पैदा हो सकती है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। कि सेंसस हर बार जो है वह 10 सालों में आयोजित किया जाता है। 2027 का जो है वह जो सेंसस है, जनगणना है, वह विशेष रूप से जो है वह महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 2021 के बाद जो है वह जनगणना नहीं हुआ है, और कोविड जो है 2011 में जनगणना हुआ था, उसके बाद 2021 में जो है वह कोविड के कारण जो है वह क्या हो गया है, हम लोग जनगणना नहीं करा पाए हैं। और इसी प्रकार से एक बहुत बड़ा जो मुद्दा हो सकता है डिलिमिटेशन का, परिसीमन का, सीट निर्धारण का, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि लोकसभा और राज्यसभा में जो वो सीटों की संख्या का परिसीमन जो है वो सीटों का निर्धारण इससे किया जा सकता है। उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी, जो जनसंख्या घनत्व दिन ब दिन बढ़ रही है, उसका इकोनॉमिक प्रभाव किस प्रकार से हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में पड़ सकता है। और इसी प्रकार से जो है वह डिजिटल साक्षरता का जो है वह जो दर जो है वह तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होगा आने वाले समय में, उसका हम किस तरह से जो है वो उपयोग कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखने की कोशिश किया है कि 2027 का जो आंकड़ा है वह 2027 का आंकड़ा जो है वह हमारा 2047 का जो है वह 2047 का जो है वो रोड मैप तैयार करने में मदद पहुंचाएगा। सेंसस देश की योजना और विकास का मुख्य आधार है, और इस तरह से सेंसस 2027 जो है वो डिजिटल, अधिक सटीक और भविष्योन्मुख होगा, यानी कि भविष्य का एक रोड मैप भी जो है वह तैयार करने में हमारे लिए मदद पहुंचाएगा। और इसी तरह से यह भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीति निर्धारण करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा करेंगे। तो ये था आज का सेशन। हमने इस सेशन में जो सेंसस 2027 की मॉस्कुट से संबंधित, यानी कि जो उनकी शुभंकर से संबंधित तो बातें तो चर्चा की, इसके पूर्व में जो भी जो उसकी प्रारंभिक दिशा है, यानी कि उसकी पृष्ठभूमि है, उन सारी चीज़ों को हमने जानने की कोशिश किया है। तो ये था आज का सेशन, बहुत खास हमने जानने की कोशिश किया। और इस वीडियो को यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से और मज़ेदार जो फ्लेक्सिबल जानकारी अपडेट्स के लिए हम इसी तरह से जो करंट अफेयर्स होते हैं उसको इस वे पे हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो उसका वो वन लाइनर जो उसको हम नहीं समझेंगे, बल्कि वो एक डीपली वे पे हम समझेंगे, डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके आगामी समय में जो है वो सेंसस से संबंधित कोई भी सवाल आपसे ना छूट पाए। तो मिलते हैं इसी तरह से और भी मज़ेदार वीडियो के साथ। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और इसी तरह से और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।